प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, समाज के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जो विषय है, विशेषकर वैदिक सभ्यता के संदर्भ में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जिसने भारतीय समाज को बहुत हद तक प्रभावित किया है। वर्तमान जो भारतीय समाज में जातिगत जो मुद्दे, वर्ग, जातियाँ दिखाई देती हैं, उपजातियाँ दिखाई देती है, उसके मूल में भी यही विचार है, अवधारणा है। तो हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप देखते हैं कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए तो उनको भारत में यहाँ के मूल निवासियों से संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद यहाँ के मूल निवासियों को परास्त करके, क्योंकि वो लड़ाकू थे, युद्ध प्रिय थे, उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को स्थापित किया। तो उन्होंने प्रारंभ में तो उनके समाज में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पहली बार जब हम ऋग्वेद के जो मंडलों की बात करते हैं, ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, 10 मंडल, उनमें से हालांकि दूसरे से लेकर 7वां मंडल ही प्रमाणिक माना जाता है, लेकिन पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल प्रक्षिप्त यानी किसी ने बाद में जोड़ा हुआ माना जाता है। तो उस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें सर्वप्रथम पहली बार वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें पुरुष सूक्त में लिखा हुआ मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, कि विराट पुरुष ने, विराट पुरुष से तात्पर्य यहाँ कोई ईश्वर भगवान से नहीं है, बल्कि प्रतीक मात्र, या आप समझ सकते हैं, इशारा समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ ये लिखा हुआ मिलता है कि विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई। अर्थात ईश्वर के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघाओं से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ये इस पुरुष सूक्त का मंतव्य है, या वो ये कहना चाहता है, ये दर्शाना चाहता है। अब अगर हम स्वतंत्र कल्पना, चिंतन, तर्क, वितर्क, विज्ञान, इनको लेकर ये बात करें तो इस सर्वथा असत्य है, अतार्किक है, आधारहीन है कि विभिन्न अंगों के से किसी भी की उत्पत्ति, जन्म संभव नहीं है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो हम इतिहास पढ़ते हैं, जितना हम वर्ण व्यवस्था को, समाज को समझते हैं, प्राचीन काल से जो इसका विकास होता गया है, बाद में इसके परिणाम जो परिलक्षित दिखाई देते हैं, उनमें ये है कि आर्यों ने इस व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का विधान क्यों किया। उन्होंने श्रम विभाजन, वैसे अवैज्ञानिक है, अवैधानिक है, अतार्किक है, अव्यवहारिक है, लेकिन इसके मूल जो भाव है पीछे, वो ये है कि आर्य अपने समाज को आपस में जो प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे आजकल की अपन प्रतिस्पर्धा की बात करें कि एक दूसरे की टांग खींच के, या एक दूसरे को परास्त करके, एक दूसरे को विरोध करते हुए, एक दूसरे को परास्त करते हुए, या उसको कितने पे पीड़ित पहुंचाते हुए हम अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, अपन आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जो एक नकारात्मक प्रतिस्पर्धा है, वो उससे बचना चाहते थे। जो दूषित प्रतिस्पर्धा है, वो उससे बचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर स्वयं ही एक ऐसी व्यवस्था कायम की कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपने सोच और अपने कार्य के हिसाब से अपना अपना व्यवसाय निर्धारित कर ले, ताकि अनावश्यक और प्रतिस्पर्धा में उनको उलझना न पड़े।
इसलिए श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर वर्ण व्यवस्था का विधान किया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का कार्य कर सकता था। जैसे हम बात करें विभिन्न वर्णों की, तो प्रारंभ में जैसे 2 ही वर्ण थे, ब्रह्म क्षत्रिय, बाकी की जनता को द्विज कहा गया, फिर बाद में विष कहा गया। जैसे ब्रह्म और क्षत्रिय, ब्रह्म से ब्राह्मण वर्ण बना। तो ब्राह्मण वर्ण, जो ब्राह्मण कौन था? जो ब्रह्म को जानता था, जो मनुष्य को ब्रह्म के मार्ग अथवा ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता था, वही ब्राह्मण था। जो अपने ज्ञान के बल पर, अपनी विद्वता के बल पर मनुष्य को ब्रह्म यानी ईश्वर से साक्षात्कार करा दे, वो ब्राह्मण था। और ब्राह्मण का क्योंकि मुख्य कार्य था शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा देना, अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, दान देना और दान लेना, तो इसलिए उसके अधिकांश कार्य मुख से संपन्न होते थे। इसलिए उसकी उत्पत्ति की कल्पना भी मुख से की गई, यानी विराट पुरुष के मुंह से की गई। दूसरा वर्ण जो था क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं था प्रारंभ में, क्षत्रिय अर्थात हानि से रक्षा करने वाला। यानी जब आपको पता है कि जब आर्य भारत में आए तो आर्य कबीलों को दूसरे कबीलों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, और एक सामान्य लोगों के जीवन संपत्ति की सुरक्षा रक्षा के लिए उन्हें एक वर्ग की आवश्यकता थी, एक ऐसे योद्धा वर्ग, सैनिक वर्ग की, शासक वर्ग की, जो उनके जान माल जीवन संपत्ति आदि की रक्षा कर सके। और ऐसे लोग जो युद्ध में निपुण थे और सैनिक कार्य में लिप्त उनकी रुचि थी, अभिरुचि थी, शासन प्रशासन सैनिक कार्य, वो वर्ग बना सत्य अर्थात हानि से रक्षा करने वाला, हानि से नुकसान की जो भरपाई करने वाला, और सत्य से ही क्षत्रिय शब्द बना। फिर बाद में बाकी जनता विष से वैश्य बन गया, यानी तीसरा जो वर्ण आप देखते हैं बाद में वैश्य जो वर्ण है उसकी उत्पत्ति बताई गई है जंगाओं से। अब हम इसकी बात करते हैं, जैसे अपन ने क्षत्रिय की बात की, युद्ध करना, रक्षा करना, शासन करना, लोगों के जीवन संपत्ति की रक्षा करना, अध्ययन करना, दान देना, ये क्षत्रियों के कार्य थे। और जो वैश्य वर्ण बना, तीसरा वर्ण बना बाद में, वो वैश्य वर्ण था जो उसका प्रधान कार्य था वार्ता। जैसे वार्ता उस संदर्भ में नहीं, जैसे अपन चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य, इनको ही वार्ता कहा गया। कृषि पशुपालन और व्यापार वाणिज्य जो वर्ग करता था वो वैश्य वर्ग कहलाया। अर्थात आप ये मान के चलिए जो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी वो वैश्य वर्ण के ही पास में थी। संपूर्ण धन संपत्ति, उद्योग धंधे, व्यापार व्यवसाय सब कुछ वैश्यों के पास था, वैश्य वर्ण के पास। और तीसरा 3 ही वर्ण बने फिर बाद में ऐसा वर्ग। प्रिय विद्यार्थियों देखो इसके पीछे भी कई चीज़ें हैं कि जो शूद्र वर्ण की बात करते हैं, शूद्र वर्ण की उत्पत्ति के पीछे कई कारण हैं। जैसे कि श्रम और श्रमिक मजदूर, ये जो ढांचा रहा है ये आप देखते हैं प्राचीन काल से, आदि काल से ही चला आ रहा है। चाहे कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए आप, चाहे आप उद्योग धंधों के व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में देख लीजिए, या फिर बाद में आप देखते हैं धनी वर्ग के जो घरेलू उद्योग धंधे या यूँ कहें कि घरेलू कामकाज के संदर्भ में देख लीजिए आप, तो कई चीज़ें एक हमेशा एक वर्ग रहा है, श्रमिक, सेवक वर्ग, मजदूर वर्ग। और ये मजदूर वर्ग अपने आप को, क्योंकि ये सक्षम नहीं था कि इनके पास इतने साधन संपन्न नहीं थे, तो इसने अपने आप को शूद्र वर्ग के रूप में, शूद्र वर्ण के रूप में ढाल लिया। कुछ
ऐसे भी लोग रहे हैं, जैसे अपन आज बात करें कि उस संदर्भ में तो इन चीज़ों का कोई महत्व है ही नहीं, कि जो आज जिस संदर्भ में अपन हम दलित शूद्र या जातीय व्यवस्था की बात करते हैं उसका इस वर्ण व्यवस्था से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में, तो वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में जो शूद्र वर्ण की हम कल्पना है उसमें एक ऐसा वर्ग था जिसने अपने आप को मजदूर वर्ग से, श्रमिक वर्ग से या एक अकर्मण्य रूप से, जैसे किसी की बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं थी और बहुत कुछ छोटे से चीज़ से या बहुत कुछ कम आवश्यकताओं से जो संतुष्ट रह सकता था, जो सेवा भाव करके भी संतुष्ट था, वो वर्ग अपने आप में किस वर्ण में शामिल हो गया? शूद्र वर्ण में, जिसका कार्य बताया गया है। जैसे वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं तो उस तीनों वर्णों की सेवा करना। तो इस प्रकार ये 4 वर्ण और 4 वर्ण व्यवस्था हमें दिखाई देती है ऋग्वैदिक सभ्यता समाज के संदर्भ में। हमें इसका जो स्वरूप है उसकी बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो है ही। लेकिन प्रारंभ में जब इसका विधान किया गया, जैसा कि ये कोई आधार नहीं है किसी भी दृष्टि से, ये केवल श्रम विभाजन के आधार पर, जो ये केवल व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता था कि वो किस वर्ण का कार्य करना पसंद करता है, वो किस तरह का कर्म करना पसंद और कार्य करना पसंद करता है। कोई प्रतिबंध नहीं था। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का कार्य कर सकता था, कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण का कार्य कर सकता था, वैश्य वर्ण का कार्य कर सकता था या शूद्र वर्ण का कार्य कर सकता था। ऋग्वेद के एक मंडल में एक मंत्र भी है, सूक्त भी है, जिसमें एक कवि कहता है, एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरी माता चक्की में आटा पीसने वाली है, मेरे पिता वैद्य हैं। मतलब कि आप इस मंत्र का जो भाव है वो ये है कि वो उनके वृत्ति अर्थात व्यवसाय विभिन्न भिन्न है, तीनों अलग अलग वृत्तियां हैं, व्यवसाय है, कार्य है। तो इससे तात्पर्य है कि कोई भी एक ही परिवार या एक ही पिता की विभिन्न संतानें जो हैं वो ब्राह्मण भी हो सकती थी, क्षत्रिय भी हो सकती थी, वैश्य भी हो सकती थी और शूद्र भी हो सकती थी। यानी वर्ण परिवर्तन जन्म पर आधारित नहीं था, बल्कि वो किस पर आधारित था? कर्म पर। मनुष्य कोई सा भी कर्म करके किसी भी वर्ण का कार्य कर सकता था। ये थी प्रारंभिक अवस्था। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, जब इसमें बहुत सी जटिलताएं आ गई, जैसे ब्राह्मण वर्ण के जो लोग थे, ब्राह्मण वर्ण में जो शामिल हुए, उन्होंने जब इसको अपना व्यवसाय बना लिया, अध्ययन, अध्यापन, दान देना, दान लेना, ये जो उनका जो यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, जब उन्होंने इसको अपना व्यवसाय बना लिया, आजीविका का साधन बना लिया, तो उनको जो विशेष अधिकार प्राप्त थे ब्राह्मण वर्ण को, जैसे अपराधों से मुक्ति, करों से मुक्ति, समाज में विशेष प्रतिष्ठित सम्मान, यानी उनको बहुत से विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसलिए उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था का जो लचीला और सरल रूप था उसमें उन्होंने जटिलताएं पैदा कर दी, क्योंकि जब आजीविका से जोड़ दिया तब उन्होंने इस व्यवस्था पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया कि उनको ये बाध्य किया जाने लगा कि जो भी व्यक्ति जिस वर्ण का कार्य कर रहा है वो उसी वर्ण का कार्य करेगा। तो धीरे धीरे वर्ण परिवर्तन थोड़ा सा मुश्किल होता गया और अंततः उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी उसको जन्म पर आधारित बना दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता था वो उसी वर्ण का माना जाता था। चाहे ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति के कोई पुत्र हुआ, वो चाहे कितना भी मूर्ख हो, कपटी हो, वो ज्ञानी ही, विद्वान ही माना जाता था। शूद्र वर्ण का घर में जन्म लिया हो बालक, चाहे कितना भी विद्वान हो, वो ब्राह्मण वर्ण का कार्य नहीं कर सकता था। क्षत्रिय वर्ण का में जन्म लिया हो बालक, चाहे कितना भी योग्य हो, जो ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहता, वो उस वर्ण में नहीं जा सकता था। तो ये एक जटिलताएं पैदा होती गई और ये जन्म पर आधारित कर दी गई। तब ये वर्ण व्यवस्था में फिर वर्ण परिवर्तन लगभग असंभव हो गया। ये बात है ऋग्वैदिक
सभ्यता का जो वैदिक सभ्यता का दूसरा चरण है। ऋग्वैदिक सभ्यता में ऐसा परिवर्तन आसानी से हो जाता था, खान पान, भोजन, विवाह, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित बना दिया गया। तब से वर्ण परिवर्तन असंभव हो गया और प्रत्येक वर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को उसी वर्ण का कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। ये है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में फिर जटिलताएं पैदा हुई उत्तर वैदिक काल में। तो इनमें आपसी वैवाहिक संबंध, खान पान, भोजन, छुआछूत आदि की जो व्यवस्थाएं जो दिखाई देती हैं वो उत्तर वैदिक कालीन देन हैं। अब हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वर्ण व्यवस्था का जो दूसरा रूप है एक और आश्रम व्यवस्था, जो वैदिक समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण देन है। आश्रम व्यवस्था हमने बात की, वर्ण व्यवस्था की, अब हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था की। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन आर्यों ने भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति थी, आर्यों की वैदिक सभ्यता, उन आर्यों ने सामान्य मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए उसकी आयु को 4 भागों में बांटते हुए 4 आश्रमों की कल्पना की है और उनका विधान किया है, ताकि मनुष्य एक निश्चित और योजना अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, इसका उत्तर देना तो कठिन है। ऋग्वेद में इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत प्रचलित हो गया था और जीवन के 4 कालों में विभाजित किया गया। पहला जो आश्रम है वह ब्रह्मचर्य आश्रम, जो प्रारंभ बालक के जन्म से तो नहीं, हम बात करेंगे पुरुषार्थों संस्कारों के संदर्भ में, लेकिन पहले 1 से लेकर 25 वर्ष की जो आयु है, हाँ, प्रारंभ जो पहला भाग है मानव का जीवन का वो ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ 25 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरा 50 से लेकर 75 वर्ष तक का जो मनुष्य के जो आयु है तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ, और चौथा और अंतिम आश्रम था 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की आयु के चौथा भाग था, वो था संन्यास आश्रम। सूत्र ग्रंथों में आश्रम व्यवस्था को पूर्ण रूप से संगठित कर दिया गया और यह आश्रम व्यवस्था केवल द्विज जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ही थी। शूद्रों के लिए एकमात्र आश्रम ही था। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष की आयु का कारण ब्रह्मचर्य आश्रम था। वैसे यह उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था। उपनयन संस्कार जब संपन्न होता था उसके बाद ही बालक ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता था और उसके बाद ही वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में जाकर ज्ञान प्राप्त करता था और वहीं से यह आश्रम प्रारंभ होता था। इस काल में विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। गुरु के आश्रम में रहकर अपनी शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास करना पड़ता था। इस काल में उसे व्यावहारिक बातें, विनय, शील, शिष्टाचार, प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता, त्याग, समाज सेवा आदि की शिक्षा प्राप्त होती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति एक संस्कार विशेष से होती थी, जिसे 16 संस्कारों में 14वें नंबर पे आता है समावर्तन संस्कार, स्वगृह को वापसी। इसके बाद ब्रह्मचारी अपने गुरु को दक्षिणा देकर अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाया करता था। दूसरा आश्रम है 26 से 50, 25 से 50, 26 से 50, 25 के 4 हैं। तो आयु का काल गृहस्थ आश्रम कहलाता था। समस्त धर्मशास्त्रों में से अन्य आश्रमों में यानी गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च आश्रम माना गया है। इसकी सर्वोच्चता के कई कारण हैं। वैदिक धर्म में प्रारंभ से प्रवृत्ति प्रधान रहा है, इसे महत्व मिलना स्वाभाविक था, क्योंकि शेष तीनों आश्रम निवृत्ति मूलक थे और ये प्रवृत्ति मूलक है। दूसरा, वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान था, कर्मकांड प्रधान था और इसके लिए पुत्र की आवश्यकता थी। पुत्र प्राप्ति यज्ञ प्रधान था और इसके लिए पुत्र की आवश्यकता थी और पुत्र प्राप्ति केवल गृहस्थ आश्रम में ही हो सकती थी, इसलिए भी इसका महत्व था। तीसरा कारण, शेष तीनों आश्रमों का भार गृहस्थ जीवन पर ही था। ऐसी कल्पना भी थी कि देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ जीवन अनिवार्य था। सूत्रकारों ने गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों को विशद रूप से उल्लेखित किया है। गृहस्थ को संतान उत्पत्ति, अतिथि सत्कार, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, विधि, विविध संस्कार, धार्मिक और सामाजिक क्रिया विधियां आदि कार्य करने पड़ते थे। तीसरा आश्रम 51 से 75 यानी तीसरा जो भाग है वो है 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम। इस काल में मनुष्य को गृह त्याग करके
सांसारिक जीवन को छोड़कर वन में वृक्ष आदि के नीचे रहकर कंद मूल फल जो भी और भिक्षा में जो प्राप्त होता था उनसे ही गुजारा करना पड़ता था। इस काल में शारीरिक तपस्या के साथ साथ वेदों तथा धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करना पड़ता था और इस प्रकार वानप्रस्थी मनुष्य का जीवन बड़ा साधना में होता था। चौथा और अंतिम आश्रम था संन्यास आश्रम। 75 यानी 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद जो 100 वर्ष तक की जो चौथा कार्यकाल था, जो आयु का, वो था संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम धर्म का जीवन का बड़ा कठिन और विरक्तिपूर्ण होता था। वह ब्रह्मचारी, अहिंसावादी, निर्द्वंद, सत्यनिष्ठ, क्रोधहीन, क्षमाशील होता था। वह जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनता था अथवा कसाय वस्त्र धारण करता था। उसके हाथ में सदैव डंडा रहता था। उसका जीवन भिक्षा पर ही निर्भर रहता था। उसके लिए किसी भी एक स्थान पर एक रात्रि से ज़्यादा रुकने का निषेध था, ताकि किसी भी जगह के प्रति मोह माया उसमें उत्पन्न नहीं हो। उसका जीवन सदैव भिक्षा मांग कर ही वो उसको निर्वहन करना पड़ता था। उसे दिन भर में केवल एक ही बार गांव अथवा नगर में प्रवेश करना पड़ता था और केवल 8-10 घरों से ही भिक्षा मांगनी चाहिए, ऐसा विधान भी किया गया था। तो वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में मनुष्य केवल अपने गृहस्थ के झंझट से ही मुक्ति पाता था। धर्मानुसार उसे इन दोनों कालों में संपूर्ण समाज की आध्यात्मिक सेवा करनी पड़ती थी। उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था। उस ज्ञान से संपूर्ण समाज का भला करना पड़ता था। इसके साथ ही उसे व्यक्तिगत मोक्ष की ओर भी अग्रसर होना पड़ता था। तथ्य तो यह है कि संस्कृत साहित्य की सर्वोत्तम दार्शनिक रचनाएं वानप्रस्थियों और सन्यासियों की ही देन है। प्रिय विद्यार्थियों, आश्रम व्यवस्था का भले ही आज के युग में कोई महत्व नहीं रहा हो, लेकिन मानव के समन्वित और समग्र विकास के लिए ये व्यवस्था एक आदर्श रूप में ही सही, लेकिन एक इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जैसे ब्रह्मचर्य जो होता, ब्रह्मचारी, उसका जीवन तपस्या का, शिक्षा का, ब्रह्मचर्य का है। बाकी गृहस्थ जीवन और बाकी की जो जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां अपने देश के, राज्य, समाज के प्रति, उनका निर्वहन भी मनुष्य इन व्यवस्था, इन आश्रमों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से जीवन जीते हुए बेहतर तरीके से कर सकता है। धन्यवाद।